हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। तो बच्चों बिना देर करे शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। अब देखो बच्चों, ऑप्शन है एम्पियर, ऑप्शन 2 कैंडेला, ऑप्शन 3 न्यूटन और ऑप्शन 4 केल्विन। तो बच्चों आप सबको पता, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। कैंडेला ज्योति की तीव्रता का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। केल्विन ताप का मात्रक होता है। और बच्चों एसआई पद्धति में मूल राशियां जो हैं, 7 मूल राशियां होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उन 7 मूल राशियों में बल नहीं है। तो निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो आपका उत्तर हो गया ऑप्शन 3 न्यूटन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक है। अब देखो, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है और जूल ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। अब की बार पूछा गया कि मूल एसआई मात्रक है, तो वो जो 7 मूल मात्रकों की सूची है, उस 7 मूल मात्रकों की सूची में कौन आता है। तो इनमें इन ऑप्शंस में से लंबाई आता है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, 7 मूल मात्रकों की सूची आपको पता है, 7 भौतिक राशियां आपने रट्टा मारी हैं और उनके मूल मात्रक आपने पढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो बच्चों एक बार समझ ले कि पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मूल मात्रक क्या है। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हमने कुछ भौतिक राशियां चिन्हित करी, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये वह 7 भौतिक राशियां हैं। इनके मात्रक, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति की तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये तो 7 मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन से हैं। जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न होते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, या वे मात्रक जो एक दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो हमारी जो सूची है 7 मूल मात्रकों की, उसमें जो जो शामिल है, किलोग्राम शामिल है, उसमें मीटर भी शामिल है, उसमें कैंडेला भी शामिल है। तो जो मूल मात्रकों की सूची में नहीं है वो कौन है, न्यूटन, यानी कि जो बल का मात्रक है। तो बल क्या हो गया बच्चों, बल आपका व्युत्पन्न मात्रक। अगले प्रश्न पर आते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है, ऑप्शन है 6, 2, 7 या फिर अनंत। तो बच्चा एसआई मात्रकों की जो मूल मात्रकों की संख्या है वह है 7। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या बताइए, तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या हम कह सकते हैं अनंत है, बहुत सारे हैं, आप जितने चाहे उतने व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यांत्रिकी में मूल राशियों की संख्या है। अब आपको यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में आपको पता होना चाहिए कि हम उपयोग करते हैं लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। इन 3 के अंतर्गत हमारी पूरी जो है यांत्रिकी खत्म हो जाती है। तो यांत्रिकी में हम टोटल कितनी मूल राशियों का उपयोग कर रहे हैं। तो यांत्रिकी में हम 3 मूल राशियों का उपयोग कर रहे हैं। तो उत्तर हो गया आपका 3। अगला प्रश्न, एक विमाहीन राशि है। एक विमाहीन राशि कौन सी होती है। तो एक विमाहीन राशि होती है जिसका मात्रक नहीं होता,
का मात्रक हमेशा होता है, का मात्रक हो सकता है, गमन नहीं करता। ये चार ऑप्शन है। तो का मात्रक नहीं होता, का मात्रक हमेशा होता है, का मात्रक हो सकता है, गमन नहीं करता। देखो वैसे देखा जाए तो इस ऑप्शन में कुछ बातों का ध्यान रखना है। विमाहीन राशि वास्तविकता में है कि भाई जिसका कोई बीमा नहीं हो। विमाहीन राशियां वह होती हो जिसकी कोई बीमा नहीं हो। जैसे कि इस ऑप्शन को देखो, का मात्रक नहीं होता। तो जैसे कि कोण की अगर आप बात करें, कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का मात्रक होता है रेडियन, पर कोण की कोई विमा नहीं। इसकी जो विमाएं हैं, लंबाई की, द्रव्यमान की 0, लंबाई की 0 और समय की भी 0 विमा। क्योंकि चाप के लिए आप देखो, चाप भी एक प्रकार की लंबाई ले लेंगे, त्रिज्या भी ले लेंगे, एल से एल कैंसल तो L0 आ गया। ठीक है, तो का मात्रक नहीं होता, ये वाली बात तो हो गई। का मात्रक हमेशा होता है, तो मात्रक होता है वो भी नहीं हो सकती। का मात्रक हो सकता है, हाँ इसका मात्रक हो सकता है। जैसे मैंने कोण का उदाहरण दिया, कोण का मात्रक रेडियन है पर उसकी विमा नहीं है। ठीक, गमन नहीं करता, ये तो हो नहीं सकता। तो तीसरा विकल्प आप लोगों का सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक ब्रिटिश पद्धति का मात्रक नहीं है? फुट, मीटर, पाउंड, सेकेंड। बच्चों मैंने ब्रिटिश पद्धति कौन सी है या याद रखने का एक तरीका सोचा, जैसे कि एफपीएस पद्धति। अब एफपीएस पद्धति मैंने ऐसा पता लगाया कि भाई ब्रिटिश, हम लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो वो जो ब्रिटिश लोग जो पद्धति प्रयोग करते थे वो फुट, पाउंड, सेकेंड वाली है। और आज भी हम हमारी हाइट को फुट में ही मापते हैं, क्योंकि उस समय से हमारी जो है आदत बनी हुई है। तो हमारी जो हाइट हम लगभग किस में मापते हैं? फुट में। तो ब्रिटिशर्स के गुलामी के कारण ऐसा होता है। इस कहानी का कोई कनेक्शन नहीं है, पर याद रह जाए दिमाग में इसी के। तो फुट ब्रिटिश का है, पाउंड ब्रिटिश का है, सेकेंड वैसे सभी में होता है, कॉमन है, पर ब्रिटिश में होता ही है। तो कौन नहीं है? तो मीटर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ब्रिटिश पद्धति का मात्रक नहीं है? तो वो मात्रक है बच्चा मीटर। अगले प्रश्न में, किस भौतिक राशि का मात्रकों की सभी पद्धति में समान मात्रक होता है? अब देखो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनमें से कोई नहीं। मात्रकों की जो पद्धतियां हमारी जानकारी में है वो है एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई पद्धति। ठीक, सभी पद्धति में होता है। तो सभी पद्धति में ये समय होता है। समय सब में है, समय सर्व जगह है, समय सर्वव्याप्त है, याद रख लें। तो ऑप्शन हो गया 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का नाम नहीं है? अब निम्न में से कौन सी भौतिक राशि? तो समय, समय भौतिक राशि है। आवेग भौतिक राशि है। द्रव्यमान भौतिक राशि। किलोग्राम, किलोग्राम भौतिक राशि नहीं है, किलोग्राम भौतिक राशि का मात्रक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का, दूरी का, चाल का, इनमें से कोई नहीं। बच्चों हमें अच्छी तरह से याद है कि जब भी हम लंबी दूरियों को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रकाश वर्ष क्या है मैं आपको बता दूं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा अगर आपको एक वर्ष में चली गई दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश की चाल होती है बच्चों, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहां? निर्वात में। समय, एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट,
1 मिनट में 60 सेकेंड। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के आसपास आता है, याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रकाश वर्ष बच्चा किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। उसी प्रकार से पारसेक किसका मात्रक है? तो बच्चों पारसेक भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, याद रख लेना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, हमें यहां दिया है 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 12 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 6 सेंटीमीटर। तो हमें अच्छी तरह से याद है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल ले तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। आता है ना भाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो कर लेना भाई, 10 की घात 2 का गुणा तो बदल जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन घन मीटर के बराबर होता है। मीटर क्यूब में चाहिए, ये क्यूब है, मीटर क्यूब है। तो हमें मीटर क्यूब में भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो जो भुजा दे रखी है वो हमको दे रखी है सेंटीमीटर। तो बच्चा पहले सेंटीमीटर को बदल लो मीटर, तो 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब आयतन, तो आयतन हो गया भुजा का क्यूब, और ये हो जाएगा इसका 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब। तो क्या हो गया भैया? 1 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन हो गया 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब। ये उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 सेकेंड में मीटर चलती है। गाड़ी की जो चाल है आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि उत्तर आपको सेकंड और मीटर में लाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को काय में बदलना पड़ेगा? पहले मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, 5/18 से गुणा कर दो। अब आपको पता, आप पूछोगे भाई 5/18 कैसे आया? आपको वैसे पता होगा, नहीं पता है तो निकाल के बता देते हैं। किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। घंटे में 60 गुणा 60 3600 सेकेंड होते हैं। तो 1 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 5 10, तो 5/6 18। जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आना हो तो 5/18 का गुणा कर देना, और जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना हो तो 18/5 का गुणा कर देना। कैंसिल कर दो तो पिक्चर आ गई यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी हो गई? 5 मीटर प्रति सेकंड। हमें तो क्या चाहिए? सेकेंड, मीटर में, यानी कि दूरी चाहिए, दूरी होती है मीटर में। तो दूरी का सूत्र हो गया चाल गुणा समय। चाल हो गई 5, समय हो गया हमारे पास कितना? 1 सेकेंड का। तो टोटल उत्तर आया 5 मीटर, और ये उत्तर हो गया आपका 5 मीटर। कितने सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ये प्रश्न अपना हो चुका है, रिपीट हो गया है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9। बच्चों एक काम करना, आपकी बुक में एक अनुलग्नक की टेबल दे रखी है, प्रीफिक्स की टेबल दे रखी है। प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, जिसमें देखो एक तो हो जाएगा आपका मिली 10 की घात माइनस 3, एक हो जाएगा आपका माइक्रो 10 की घात माइनस 6, एक हो जाएगा आपका नैनो 10 की घात माइनस 9, एक हो जाएगा आपका पीको 10 की घात माइनस 12, और एक हो जाएगा आपका फेम्टो फर्मी 10 की घात माइनस 12। ये जो 5 मैंने यहाँ लिखे हैं, ये 5 अनुलग्नक तो हमें बिल्कुल पक्के से याद होना चाहिए। फिजिक्स में बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये जो मात्रक हैं, ये जो अनुलग्नक है, बहुत अधिक प्रयोग होते। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? तो 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। और याद रखने की टेक्निक भी है, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 के पहाड़े में आ रहा है सब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इनके उल्टे भी अगर अपन कर लें, जैसे कि 10 की घात प्लस 6 और 10 की घात
9 और 10 की घात 12। तो मेगा, गीगा और टेरा। ठीक है, ये 3 चीजें और दिमाग में रखें, मेगा, गीगा और टेरा। ठीक, 10 की घात 3 में किलो में आ जाएगी। अगर 10 की घात 3 का भी आप जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, किलो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रोन के तुल्य है, अभी मैंने आपको बताया। अब एक माइक्रोन कितना हुआ, 10 की घात -6। पर यहां इसको थोड़ा सा मैं सुधार रहा हूं, एक माइक्रोन मीटर के तुल्य है। अगर एक माइक्रोन मीटर के लिए करेंगे तो माइक्रो में हो गया 10 की घात -6। ठीक, मीटर। अगर माइक्रोन सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10 की घात -6 उत्तर सही हो जाएगा इसका, 10 की घात -6 वाला। ठीक, पर अगर इसको माइक्रोन मीटर कर लिया तो 10 की घात -6 मीटर, फिर उसमें उत्तर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो जब सेंटीमीटर में आप लेंगे तो फिर इसमें ऑप्शन बदल के 10 की घात -4 हो जाएंगे। तो इनमें ऑप्शन जो है आपका बनेगा नहीं। तो इसीलिए आप क्या करें, एक माइक्रोन सेंटीमीटर तुल्य है तो किसके बराबर है, तो 10 की घात -6 के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक माइक्रोन का नैनोमीटर में अनुपात होगा। तो एक माइक्रो में बेटा होता है 10 की घात -6, एक नैनोमीटर में होता है 10 की घात -9, दोनों का अनुपात। तो 10 की घात -6 ये यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, तो 10 की घात कितनी हो गई बेटा, +3, तो 10 की घात 3। ठीक, तो एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात 10 की घात 3। ये सब घात में है ना, ये है 10 की घात 3, ये है 10 की घात -3, ये 10 की घात -6, ये 10 की घात -9। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लांक नीतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है। ठीक, पहले प्लांक नीतांक की विमा लिख लेते हैं। देखो E बराबर एच न्यू, आप लोगों को सबको ये समीकरण याद होगा, और H बराबर E अपॉन न्यू से अपन उसकी विमा निकाल लेते हैं। तो E ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m1 L वर्ग T इनवर्स 2 और आवृत्ति का होता है T इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा m1 L वर्ग, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया T इनवर्स 1। ठीक, अब ऐसी विमा इन सब में जिसकी होगी वो हमारी भौतिक राशि है, हमारा उत्तर है। अब बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का सूत्र F इंटू आर सभी ने पढ़ रखा है। तो बल का MLT -2 और दूरी के लिए L, तो क्या आ रहा है ML वर्ग T इनवर्स 2। ठीक है, तो है क्या इनमें ऐसा कुछ, तो ये वाला तो गलत हो गया। ऊर्जा का देखें तो ऊर्जा का ML वर्ग T इनवर्स 2 ही होता है। संवेग का, तो संवेग का ML वर्ग T इनवर्स 1 होता है। ठीक है, इसका भी लिख देता हूं। अब बचा कोणीय संवेग। वैसे तो डायरेक्ट उत्तर लगाया जा सकता है क्योंकि अब ये 3 नहीं है तो चौथा हो गई सही, पर फिर भी हम निकाल लेते। कोणीय संवेग के लिए जो सूत्र है वो है L बराबर P इंटू आर। P यानी संवेग, तो संवेग का ML वर्ग T इनवर्स 1 है ना, MLT इनवर्स, सॉरी ML1 T इनवर्स 1, ध्यान रखिएगा गलती हो गई मेरे से, क्योंकि संवेग का जो सूत्र है वो है P बराबर mv, द्रव्यमान का m और वेग का LT इनवर्स 1। तो ये हो गया m1 L1 T इनवर्स 1 इंटू दूरी के लिए L, तो क्या आ गया m1 L वर्ग T इनवर्स 1। देखो ये किससे मिल गया, तो किससे मिल रहा है, कोणीय संवेग से। तो आपका मात्र पर उत्तर क्या हो गया, कोणीय संवेग। प्लांक नीतांक की विमा किस भौतिक राशि से संबंधित है, निम्न में से ऐसा युग्म चुनिए जिसकी विमाएं समान हो। अब देखो एक एक को पकड़ते हैं, नीचे से लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया शक्ति और प्रतिबल। तो शक्ति की अगर मैं विमा निकालूं तो P बराबर W/T होती, तो W की विमा ML वर्ग T इनवर्स 2 और समय की T, तो ये आ गया ML वर्ग T इनवर्स 1। बल की सभी को याद होती है तो MLT -2। ठीक, MLT -2 हो गया, इसकी तो नहीं है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम बल पर, तो बल की तो MLT -2 हो गया। दाब का सूत्र भी देख लेते हैं। दाब का सूत्र हो गया FP बराबर F/F, तो MLT -2। क्षेत्रफल का हो गया L वर्ग, तो क्या आ गया ये M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। तो बच्चा
दाब का और बल का भी अलग अलग आ रहा है, तो ये जोड़ा भी नहीं है, ये जोड़ा भी नहीं है जोड़ा, और ये जोड़ा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकृति विमाहीन राशि। ठीक, प्रतिबल का सूत्र P बराबर F/A ही होता है, तो इसका विमित सूत्र भी यही होगा। तो बेटा ये पहला जोड़ा जो है दाब और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल दोनों ही का सूत्र P बराबर F/A ही होता है। जो दाब का सूत्र P बराबर F/A या फिर प्रतिबल बराबर भी F/A ही होता है, इसीलिए जो विमित सूत्र आता है दोनों का वो यही आता है, M1 L इनवर्स 1 T इनवर्स 2। तो किसकी विमाएं समान है? तो बच्चा दाब और प्रतिबल की। अगले प्रश्न पर आते, निम्न में से किस जोड़े की समान नहीं है, विमाएं समान नहीं है? प्रश्न ये होना था किस जोड़े की विमाएं, है ना, समान नहीं है। तो हम वैसा ही करते हैं। अभी हमने देखा कि कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बात करते हैं पहले। तो कोणीय संवेग के लिए हमने बात कर ली थी, L बराबर P इंटू आर करके अभी हाल निकाला था। तो संवेग का ये हो जाएगा ml वर्ग T इनवर्स 1, किसका? कोणीय संवेग का। उसके बाद प्लांक नियतांक का भी हमने निकाला अभी, E/ν करके। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का हो जाएगा m1 L वर्ग T इनवर्स 1। तो क्या ये दोनों तो एक जैसी ही आ रही है? तो प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का विमा तो समान तो होती है। फिर आते हैं जड़त्वागुण पर। तो जड़त्वागुण का सूत्र है I बराबर mr वर्ग, द्रव्यमान का m, लंबाई का l, ml वर्ग। बल आघूर्ण का देखें तो F इंटू आर, तो mlt माइनस 2, तो ml वर्ग t माइनस 2। तो बल आघूर्ण और जड़त्वागुण की विमा समान नहीं है। कार्य और बल आघूर्ण की, तो कार्य का देखो, बल आघूर्ण का विमित सूत्र ml वर्ग t माइनस 2 होता है और कार्य का भी यही होता है, तो इन दोनों की विमा तो समान है। आवेग और संवेग की विमा, दोनों की विमा होती है m1 L1 T इनवर्स 1। तो किसकी विमा समान नहीं है? तो वो ऑप्शन है आपका जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण की विमा समान नहीं है। अगले ऑप्शन पर, अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? वेग का, कोणीय संवेग का, संवेग का और ऊर्जा का। हमारे पास है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, सेकेंड समय का। ठीक है, F इंटू टी। ठीक, अब हमें पहले इसमें पता लगाते हैं कि भाई किसका मात्रक है। तो वेग का मात्रक सभी को पता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अगर मैं कोणीय संवेग की बात करूं तो कोणीय संवेग का मात्रक P इंटू आर। ठीक, संवेग का मात्रक अगर आप देखेंगे, संवेग के लिए आप देखते हैं तो संवेग एक तो हो गया P बराबर आपका mv। ठीक है, या एक चीज और है इसमें कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर इस समय के साथ इसका गुणा कर दें तो F इंटू टी बराबर dp। तो देखो F और इंटू टी, तो किसके बराबर होता है न्यूटन सेकेंड? संवेग के, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। ठीक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 निकाल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक के तौर पे। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है बच्चों? तो न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। ठीक है, देखें आप लोगों को नियम भी याद दिलाते जाता हूं कि भाई दशमलव जो आगे आते हैं, ये आगे आने वाले जितने भी दशमलव हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती है। दशमलव अंक के तुरंत बाद, है ना, यदि अंक 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो तो दशमलव अंक के तुरंत बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। तो इसमें कितनी हो गई भाई सार्थक अंकों की संख्या? 1, 7 अकेला है। अब सभी अशून्य दशमलव के बाद, ठीक है, यदि अंक 1 से छोटा है तो दशमलव के बाद आने वाले सभी अशून्य अंक, अगर शुरुआत अशून्य से, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। अगर दशमलव आ रही तो पीछे जो शून्य है वो उसको भी आपको काउंट करना है। अगर जैसे कोई अंक में दशमलव है, इसमें दशमलव है, पीछे शून्य, तो इसको भी सार्थक अंकों में आपको काउंट करना है। ये टोटल हो गए 4। इसमें भी 1, 2, 3, 4। अनुगामी शून्य हमको गिननी नहीं है, तो 1, 2, 3, 4।
इसमें बीच वाली शून्य भी नहीं गिनी जाती, तो 1 2 3 4 और ये 5, बाद वाली तो गिनाती है। तो दशमलव वाले में, हाँ, अगर कभी ऐसा प्रश्न में आपको ऐसा दे देता कि 6000 दे देता, तो आपसे अगर मैं पूछता कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं जिसमें दशमलव नहीं आ रहा है और पीछे शून्य है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, उस शून्यों को हमें नहीं गिनना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में हमको बदलना है। तो देखो, किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में लाऊं, तो 1 किलोग्राम को ग्राम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 10 की घात 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10 की घात 2, ऊपर घात 2, सेकेंड इनवर्स 2 है ना, यहां मैंने कर दिया ग्राम, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, तो 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। बल आघूर्ण टाउ बराबर r इंटू एफ, r यानी लंबाई दूरी, इसका विमीय सूत्र L1। बल का विमीय सूत्र होता है mlt माइनस 2 और m1 L स्क्वायर, ये हो गया आपका t इनवर्स 2। अगला प्रश्न, प्लांक नीतांक h की विमा है। तो E बराबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है h न्यू, तो h बराबर हो जाएगा E बाई न्यू। E का जो विमीय सूत्र हो गया ml वर्ग t इनवर्स 2 और न्यू का विमीय सूत्र हो गया आपका t इनवर्स 1। ये ऊपर चला जाएगा, ml वर्ग t इनवर्स 1 चला गया तो प्लस में हो गया, तो ऊपर रह गया केवल t इनवर्स 1। तो प्लांक नीतांक की विमा है m1 L स्क्वायर t इनवर्स 1। सब सरल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। पृष्ठ तनाव का सूत्र है T बराबर F बटा L। तो बल का विमीय सूत्र ml स्क्वायर mlt माइनस 2 अपॉन L, L से L हट गया, तो ये आ गया m1 t इनवर्स 2। बेटा एक विमीय सूत्र बहुत काम का है कक्षा 11वीं में, वो है बल का। बल का विमीय सूत्र जिसको याद है mlt माइनस 2, उसका सारा काम हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिबल और दाब का विमीय सूत्र है। तो जो प्रतिबल है या दाब है, उसका सूत्र, दाब का सूत्र या प्रतिबल का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का विमीय सूत्र हो गया mlt माइनस 2 बटे क्षेत्रफल का एल। तो ये हो गया m1, ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 1 t इनवर्स 2। अगला प्रश्न है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। शायद अभी हाल डबल रिपीट हो गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं, कैलोरी का विमीय सूत्र लिखिए। कैलोरी, कैलोरी किसकी इकाई है, ऊष्मा की। ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है। तो m1 L स्क्वायर t इनवर्स 2, ठीक है। तो कैलोरी का विमीय सूत्र हो गया m1 L वर्ग t इनवर्स 2। केवल हमें कड़ी पकड़नी है कि भाई किसका कैलोरी, किसका मात्रक हुआ, ऊष्मा का, ठीक है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, कार्य है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। स्प्रिंग बल नीतांक का विमीय सूत्र है। आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी स्प्रिंग पर अगर हम बल लगाते हैं, मान लो आपके पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर आप बल लगाते हैं और उसमें जितना बल लगाया जाता है उतना ही उसमें विस्थापन होता है। समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक नीतांक आता है K, और उस नीतांक को ही कहा जाता है बल नीतांक या फिर स्प्रिंग नीतांक। और बल का विमीय सूत्र मैंने आपको पहले ही कहा, बल का विमीय सूत्र तो रट जाना चाहिए। तो m1 L1 t इनवर्स 2 अपॉन विस्थापन या दूरी का L हट गया, तो ये हो गया mt इनवर्स 2, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। गुरुत्वाकर्षण नीतांक का विमीय सूत्र। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई जो द्रव्यमान है, द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों को मिला लिया और यहाँ आता है F बराबर G
m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मैंने याद दिलाने के लिहाज से बताया, मुझे तो विमीय सूत्र से काम है, पर सारी बातें हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो चलो जी का विमीय सूत्र निकालना है तो जी बराबर बना लो, एफ आर वर्ग बटे ये भाग में आ जाएगा m1 m2। तो बोलो बल का जो विमीय सूत्र है वो होता है m1 L1 T इनवर्स 2 MLT माइनस 2। दूरी का L तो L वर्ग, द्रव्यमान के लिए mm तो m1 और m1। इस m1 से ये m1 तो खा गया, एक m1 नीचे से ऊपर गया तो इनवर्स में चला गया, L स्क्वायर और L1 क्या हो गया, L क्यूब हो गया, T इनवर्स। ये हो गई गुरुत्वाकर्षण की विमा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपको रिपीट कर करके आप इनको हल कर लीजिए और सभी को सीख लीजिए अच्छे से। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।